आज अपन पढ़ने वाले हैं, आज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मॉडर्न फिज़िक्स। ठीक है, मॉडर्न फिज़िक्स की सीक्वेंस मैंने कल बताई दी थी कि उसी के साथ में हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मॉडर्न फिज़िक्स में हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम देखने वाले हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहला जो पॉइंट बनता है ये आता है डुअल नेचर। जब डुअल नेचर ऑफ लाइट की बात की जाती है वो इसी में ही की जाती है। डुअल नेचर मतलब कि लाइट अपने पास क्या बनी हुई है, लाइट बनी हुई है वेव और साथ ही साथ बना हुआ है पार्टिकल। तो ऐसा कैसे कि अपने पास क्या है कि तो आपने डिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, पोलराइजेशन पढ़ा हुआ है। तो ये सभी एक्सपेरिमेंट्स लाइट की मदद से अगर देखे जाएं तो वो उसको सेटिस्फाई कर देती हैं। और हमें पता है कि पोलराइजेशन हो गया या डिफ्रैक्शन हो गया या इंटरफेरेंस हो गया, ये मात्र और मात्र वही पार्टिकल्स या वही चीज़ें उसको सेटिस्फाई करेंगे जो वेव होंगी। यानी कि वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है लाइट। साथ ही साथ जब हमने पार्टिकल नेचर की बात करी, जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक की बात करी, तो इसकी मदद से हमने पार्टिकल नेचर के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसको भी सेटिस्फाई कर दिया है लाइट ने। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट को जो एक्सप्लेन किया था वो किया था आइंस्टाइन बाबा ने किया था, और इसके लिए ही उनको 1921 या 22 के आसपास उनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। इनको रिलेटिविटी की थ्योरी के ऊपर नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। द नोबेल प्राइज़ वाज गिवन ऑन द एक्सप्लेनेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ जैसे कि मैं लाइट की बात करता हूँ तो लाइट में अपने पास डुअल नेचर हो गया, और ख़ासकर हम इस चैप्टर में पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। और उससे पहले हम बात कर लेते हैं इंटेंसिटी की। हम बात कर लेते हैं इंटेंसिटी की। तो इंटेंसिटी क्या होता है बताइए। इंटेंसिटी इज एनीवन? नहीं, इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या इसको लिख सकते हैं अपन पावर इंसिडेंट अपॉन एरिया, यानी कि पावर पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी के लिए अपने पास लेट से अगर कोई लाइट सोर्स था, मैं लेता हूँ एक पॉइंट सोर्स ले लिया। तो पॉइंट सोर्स की बात की जाए तो इसकी वजह से जो लाइट जाने वाली है वो सभी डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसकी पावर यदि मैं लिखता हूँ P0 है, इसकी पावर में यदि लिखता हूँ P0 है, और सोर्स से R दूरी पर मैं इंटेंसिटी लिखना चाहता हूँ, तो बताइए क्या लिखा जाएगा। सोर्स से R दूरी पर अगर इंटेंसिटी लिखना चाहते हैं तो इंटेंसिटी क्या लिखी जाएगी? P0 अपॉन 4πr²। बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक R दूरी पर मैं एक स्फेरिकल सरफेस बनाता हूँ, तो जो पावर यहाँ पर इसने पैदा किया था, सोर्स ने पैदा किया था, वही पावर पूरा का पूरा इस सरफेस पर गिर जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड जो एनर्जी इंसिडेंट होगी वो वही एनर्जी होगी जो पर सेकंड यहाँ पर इसने प्रोड्यूस करी थी। इसका मतलब यहाँ पर पावर इंसिडेंट जो बना है वो बन चुका है P0, और अगर मैं इसकी दूरी R लिखता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि टोटल एरिया यहाँ पर जो गिरा होगा वो होगा 4πr²। तो पॉइंट सोर्स के लिए मेरे पास बन चुका है P0 अपॉन 4πr²। इसी जगह अगर मैं लेता हूँ लीनियर सोर्स में मैं इस तरह से लेता हूँ तो इसकी लाइट कैसे जाएगी, इस तरह से निकलने। तो यहाँ पर अगर मैं इंटेंसिटी लिखना चाहूँ, ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा? तो जैसे यहाँ स्फेरिकल सरफेस बनाई थी, यहाँ पर किस सरफेस के बारे में बात करेंगे? सिलेंड्रिकल सरफेस के बारे में बात करेंगे। मैं मान लेता हूँ जिसकी रेडियस है R और ये लेंथ है L। ये नहीं मालूम है क्या? अभी क्या बोले आप, पता है ना? तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ पावर इसने शुरुआत करी, इसने प्रोड्यूस करी P0। तो जैसे ट्यूबलाइट थी बिल्कुल वैसे ही ट्यूबलाइट सेंटर पर रखी हुई है, उसकी वजह से P0 पावर बाहर गई। तो यहाँ पर जो टोटल एरिया जिस पर ये इंसिडेंट हुई है वो हो चुका है, टोटल एरिया इज 2πr × L। तो in this case I can say intensity is inversely proportional to distance from the light source.
सिमिलरली अगर मैं यहाँ इंटेंसिटी देखता हूँ तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और अगर इसी जगह पर मैं लेता हूँ प्लेनर सोर्स, मैं लेता हूँ प्लेनर सोर्स, तो दिस इज प्लेनर सोर्स एंड इसकी वजह से आप सोच लीजिए कि आपके सामने जो दीवार है वो भी क्या है, सब जगह यहाँ पर एलईडी लगा रखी है मैंने, है ना, ऐसे एलईडी लगा रखी है, और इसकी पावर क्या है, P0 है। तो इसकी वजह से लाइट जो ट्रैवल कर रही है इस तरीके से जाएगी। इसको क्या कर लें, इन्फानाइट साइज का दीवार मान लीजिए। तो यहाँ पर लाइट इस तरह से सीधी निकलती हुई पाई जाएगी। तो मैं अगर इसकी इंटेंसिटी की बात करूँ तो आई कैन से दैट मुझे यहाँ पर अगर सरफेस बनानी पड़ेगी तो सरफेस बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसे दीवार है। तो आई कैन से जितना एरिया दीवार का था उतना ही एरिया इस सरफेस का भी है। और तो मैं कह सकता हूँ इसकी इंटेंसिटी जो बनी गई है वो पावर P0 अपॉन एरिया A0। तो A0 जो है वो बिल्कुल वही था जो यहाँ पर है, तो इसका मतलब एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो मैं देख सकता हूँ कि प्लेनर सोर्स जो कि बहुत बड़ा है उसके लिए इंटेंसिटी कांस्टेंट बन चुकी है। लीनियर सोर्स जो कि अगेन बहुत बड़ा हमने इमेजिन किया तभी जाके हम लाइट को ऐसे दिखा सकते हैं। तो लीनियर सोर्स के लिए इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, एंड पॉइंट सोर्स के लिए हमारे पास बन चुका है 1/r²। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द वेव पार्टिकल थ्योरी। तो इसमें अपने पास क्या बना था कि जो पार्टिकल अपना जो लाइट का पार्टिकल बनता है उसे हम कहते हैं फोटॉन। फोटॉन क्या होगा, एनर्जी का सबसे छोटा पैकेट जो लाइट में ट्रैवल करता है। एनर्जी का जो सबसे छोटा पैकेट जो लाइट में ट्रैवल करता है, यदि इसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है तो इसकी एनर्जी लिखी जाती है एच न्यू, या अगर लैम्डा के टर्म्स में लिखें तो क्या लिखेंगे, बोलो, एच सी अपॉन लैम्डा लिखना पड़ेगा, एच सी अपॉन लैम्डा लिखना पड़ेगा। तो फोटॉन की एनर्जी मेरे पास एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा आ जाएगी। आप इस तरह से समझिए कि यहाँ पर हमारे पास एनर्जी के एक छोटे छोटे पैकेट है, और सबसे छोटा पैकेट जो हम मार्केट में जाके खरीद सकते हैं वो क्या है, फोटॉन है। तो जैसे लाइट मान लीजिए यहाँ से ऐसे इंसिडेंट हुई, तो यहाँ पर कई सारे फोटॉन्स जो हैं लाइन से इस तरह से आ रहे होंगे, और जो सबसे कम एनर्जी इंसिडेंट अगर होगी, मिनिमम एनर्जी जो हम ले सकते हैं वो क्या होगी, एक फोटॉन की एनर्जी। इससे छोटा पैकेट अवेलेबल नहीं है, और वही फोटॉन को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी क्वांटाइज्ड हो चुकी है। इसी फोटॉन की वजह से हम क्या बोलते हैं, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एंड द मिनिमम क्वांटा इज फोटॉन, है ना। क्वांटाइज मतलब टुकड़े हो रखे हैं उसके, और जो सबसे छोटा टुकड़ा है उसका वो क्या हो जाएगा, फोटॉन हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मिनट, अभी मैं बात करता हूँ रेडिएशन प्रेशर की। तो रेडिएशन प्रेशर के लिए पहले मुझे एक सरफेस लेनी पड़ेगी। इस सरफेस की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर कोई लाइट अगर इंसिडेंट होती है आई इंटेंसिटी की, तो लाइट अगर अब्जॉर्ब यहाँ पर आती है तो इसके तीन चीज़ें हो सकती हैं लाइट के साथ में। एक हो सकता है कि लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए, दूसरा क्या हो जाए, अब्जॉर्ब हो जाए, यहीं पर ही अब्जॉर्ब हो जाए, एंड एक हो जाए ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है, ट्रांसमिट हो जाए। तो अभी मैं क्या देखता हूं कि यहाँ पर अगर लाइट आती है तो लाइट आएगी तो साथ में फोटॉन्स भी लेते हुए आएगी। फोटॉन्स लेते हुए आएगी तो बच्चा मैं देखता हूँ कि उसके साथ में फोटॉन का अगर रिफ्लेक्ट होता है फोटॉन, तो पार्टिकल आया और पार्टिकल चला गया। तो बच्चा मैं कह सकता हूँ फोटॉन अगर आया वो एनर्जी लेके आया है, साथ ही साथ उसका एक मोमेंटम भी होगा, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर फोटॉन का एक मोमेंटम चेंज हुआ है, तो यहाँ पर सरफेस पर फोटॉन ने फोर्स लगाया होगा। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ अब्जॉर्प्टिविटी। तो ये इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी अब्जॉर्ब्ड अपॉन टोटल एनर्जी इंसिडेंट। सिमिलरली मैं अगर बात करता हूँ रिफ्लेक्टिविटी, तो रिफ्लेक्टिविटी आर हो जाएगा। इसे क्या लिखेंगे, बोलो,
रिफ्लेक्टिविटी को क्या लिखेंगे आर, एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन टोटल एनर्जी इंसिडेंट, एंड फाइनली अपने पास बन जाएगा ट्रांसमिटिविटी, उसको टी से दिखा देते तो वो हो जाएगा एनर्जी ट्रांसमिटेड अपॉन टोटल एनर्जी इंसिडेंट। नाउ मैं अगर देखता हूँ कि यहाँ पर एक कोई फोटॉन अगर आता है, फोटॉन इंसिडेंट होगा और वहाँ से उसकी एनर्जी भी होगी, साथ ही साथ उसका एक मोमेंटम भी होगा, तो वी आर इंटरेस्टेड कि ये जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसकी वजह से कितना फोर्स जनरेट हुआ, कितना प्रेशर जनरेट हुआ। तो फर्स्ट मैं केस लेता हूँ, फर्स्ट सिनेरियो देता हूँ कि 100% अब्जॉर्प्शन, कंप्लीट अब्जॉर्प्शन कर लिया। तो लेट्स से यहाँ पर कोई ये सरफेस थी, सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होती है और ये परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है, जिसकी इंटेंसिटी मैंने लिया है आई, ठीक है, इंटेंसिटी मैंने लिया है आई। नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि ये 100% अब्जॉर्प्शन हुआ, ये यहाँ पर गिरा और 100% अब्जॉर्प्शन हो गया, तो व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज कि यहाँ पर इसका कितना प्रेशर जनरेट हुआ होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेडिएशन प्रेशर। तो फाइनल फॉर्मूला कितना आता है बताइए, इसका फाइनल रिजल्ट बोलिए कितना बनता है 100% ऑब्जॉर्प्शन में, याद नहीं क्या? अरे कुछ तो बोलो, या तो याद है या तो नहीं याद है। नहीं, अब्जॉर्प्शन में होता है आई बाई सी, तो 100% अब्जॉर्प्शन में होता है आई बाई सी। इसको देखने के लिए अपन क्या करते हैं कि मुझे पता है कि फोटॉन के लिए जो मोमेंटम लिखा जाता है वो लिखा जाता है h अपॉन लैम्डा लिखा जाता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा। तो बच्चा जब ये आया और जब ये चला गया वापस, तो मैं देखता हूँ कि इसका मोमेंटम का डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट हो चुका है। तो चेंज इन मोमेंटम फॉर 1 फोटॉन अगर लिखा जाए तो बताइए क्या लिखेंगे, बोलो। h बाय लैम्डा मोमेंटम से ये आया, h बाय लैम्डा मोमेंटम से ये वापस, सॉरी अब्जॉर्प्शन है ना, तो वापस नहीं गया, इसका मतलब आया और वही के वही गायब हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम फॉर 1 फोटॉन क्या हुआ, h अपॉन लैम्डा हो जाएगा ना। मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ मैं, फाइनल मोमेंटम है 0, इनिशियल है h बाय लैम्डा, तो चेंज इन मोमेंटम अगर लिखें तो माइनस h बाय लैम्डा, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज खेल ले तो h बाय लैम्डा बन जाएगा। नाउ क्या सिर्फ एक ही फोटॉन गिर रहा था क्या यहाँ पर? नहीं, ऐसे खूब सारे थे। तो मैं देखता हूँ, लेट्स से एरिया इसका a मान लेते हैं, लेट्स से इसका एरिया a मान लेते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ कि यहाँ पर इंटेंसिटी I दिया गया था, इंटेंसिटी I दिया गया था, I इंटू एरिया कर दें तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा I इंटू एरिया कर दें तो मेरे पास टोटल क्या बना, पावर बन चुका है। अगर ये पावर बना तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर सेकंड इतनी एनर्जी आ रही है, I इंटू एरिया कर दिया तो ये पावर इंसिडेंट हुआ, पावर इंसिडेंट बना। तो बच्चा मैं ये कह सकता हूँ कि ये बना हुआ है अपना इतनी एनर्जी पर सेकंड आ रही है। अब एनर्जी आई किसकी वजह से, फोटॉन की वजह से। क्या सिर्फ एक ही फोटॉन आ रहा है क्या, बोलो। अरे एक ही फोटॉन है या खूब सारे फोटॉन हैं? बहुत ज़्यादा है, तो मैंने n मान लिए, ये ले लिया। n क्या है, n इज नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट पर सेकेंड, ठीक है। तो n लिख लिया, इनटू साथ में क्या लिखना पड़ेगा, hc अपॉन लैम्डा। आप देख सकते हो दोनों की यूनिट सेम आ चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, एनर्जी पर यूनिट टाइम, राइट हैंड साइड में देखें तो ये अपने पास एनर्जी है और n के अंदर में पर यूनिट टाइम है, पर सेकंड लिखा हुआ है ना। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं n इज इक्वल्स टू आई ए अपॉन एच सी बाय लैम्डा, यानी कि आई ए लैम्डा अपॉन एच सी।
ये नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड आ चुके हैं। मैं लिख सकता हूँ एक फोटॉन के लिए मोमेंटम चेंज h बाय लैम्डा था, तो n फोटॉन मोमेंटम चेंज पर सेकेंड, ये आप बताइए क्या लिखा जाएगा, बोलो यार। ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा तो आपको बात करनी पड़ेगी, तभी जाके अपन आगे बढ़ पाएंगे। मुझे पता नहीं लग पा रहा कितना आपको आता है कितना नहीं आता। एक मिनट बच्चा, अरे ये क्या लिखा आ गया, हाँ एनीवन, ऐसे काम नहीं चलेगा। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि यहाँ पर इसका कितना बना है, अदरवाइज मुझे और डिटेल में जाना पड़ेगा, एंड आई डोंट थिंक यू विल लाइक दैट। तो दैट इज गोइंग टू बी n इंटू एच बाय लैम्डा, ठीक है। तो n की वैल्यू मेरे पास बनी है आई ए लैम्डा अपॉन एच सी इंटू एच बाय लैम्डा, तो ये बन चुका है आई ए अपॉन सी। वॉट, दिस इज नंबर ऑफ मोमेंटम चेंज पर सेकेंड, यानी कि फोर्स बन चुका है, टोटल मोमेंटम चेंज पर सेकेंड यानी कि फोर्स बन चुका है। तो मेरे पास फोर्स अपॉन एरिया दैट इज कमिंग आउट टू बी आई बाई सी, आई बाई सी। ये तो फर्स्ट सिचुएशन बनी है जिसमें कि 100% अब्जॉर्प्शन हुआ है। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 100% रिफ्लेक्शन, 100% रिफ्लेक्शन, सेकेंड सिचुएशन 100% रिफ्लेक्शन, तो आई कैन से कि जो मोमेंटम चेंज ऑफ वन फोटॉन था डेल्टा पी फॉर वन फोटॉन, वो पहले के कंपैरिजन में सेम है या डिफरेंट है? पहले के कंपैरिजन में सेम या डिफरेंट? डिफरेंट होने वाला है। पहले कितना था h बाय लैम्डा, इस बार कितना हो जाएगा 2h बाय लैम्डा हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ये वाली चीज़ें सेम रहेगी, बस यहाँ पर n इंटू 2h बाय लैम्डा हो जाएगा। तो इन दिस केस हमारे पास जो बनेगा डेल्टा p फॉर n फोटॉन्स पर सेकेंड, है ना, ये जो आया है वो कितना आ गया था, ये आ चुका था आई ए लैम्डा अपॉन एच सी इंटू 2h बाय लैम्डा। तो देखिए लैम्डा से लैम्डा गया, h से h गया, तो ये बन चुका है 2IA अपॉन सी, ठीक है। इतना फोर्स बना हुआ है, तो ये फोर्स है, तो फोर्स अपॉन एरिया। सर ये फोर्स कैसे आया है? यहाँ तो मोमेंटम लिखा हुआ था, तो एक्चुअली ये मोमेंटम चेंज पर यूनिट सेकंड था, पर यूनिट टाइम था, तो फोर्स आ चुका है। तो फोर्स इज इक्वल टू 2I बाई सी इन द केस जिसमें कि 100% रिफ्लेक्शन हो रहा हो। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ, अगर हमारे पास है कुछ अब्जॉर्प्शन और कुछ रिफ्लेक्शन, है ना, कुछ पार्ट तो अपना पार्शियल अब्जॉर्प्शन एंड पार्शियल रिफ्लेक्शन। तो थर्ड सिनेरियो हमने देखा पार्शियल अब्जॉर्प्शन एंड पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल अब्जॉर्प्शन एंड पार्शियल रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि लेट से अब्जॉर्बिविटी मैंने कर लिया है A है, यानी कि इतना फ्रैक्शन अब्जॉर्ब कर रहा है, और साथ ही साथ रिफ्लेक्टिविटी मैंने बोल दिया R है, साथ ही साथ मैंने रिफ्लेक्टिविटी बोल दिया R है। तो बच्चा चाहे अब्जॉर्ब हो चाहे ट्रांसमिट हो, उससे पहले अब्जॉर्ब तो होना ही पड़ेगा। नहीं समझे कि कोई बॉडी में अगर एनर्जी इंसिडेंट हुआ तो वो वहीं के वहीं रुक गई या ट्रांसमिट हो गई, इन दोनों चीज़ों के लिए उसे अब्जॉर्ब तो होना ही पड़ेगा। तो आई कैन से कि मैं अगर एनर्जी इंसिडेंट बोलता हूँ, एनर्जी इंसिडेंट लिखता हूँ, तो दैट कैन बी रिटन एज अब्जॉर्ब्ड एनर्जी, अब्जॉर्ब्ड प्लस रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना। तो अब्जॉर्ब तो होना ही पड़ेगा, उसमें से कुछ फ्रैक्शन ट्रांसमिट होगा, कुछ फ्रैक्शन यू कैन से कि अब्जॉर्ब वहीं का वहीं रह जाएगा। तो अगर मैं एनर्जी इंसिडेंट को यहीं रखता हूँ, तो ये अब्जॉर्ब्ड एनर्जी
absorbed upon energy incident प्लस रिफ्लेक्टेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, ये बन चुका है। तो अब्जॉर्ब्ड एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी को ए कहा जाता है, अब्जॉर्प्टिविटी, एंड ये बन जाएगा रिफ्लेक्टिविटी। तो ए प्लस आर बराबर 1 हो जाएगा। नाउ मैंने एक सरफेस ले ली, वही सिचुएशन मैंने आई से इंसिडेंट करवाया और देखा कि यहाँ पर ए पार्ट तो अब्जॉर्ब हो गया और आर पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। तो व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज कि यहाँ पर रेडिएशन प्रेशर कितना होगा। तो ये लोग आप बताइए कैसे किया जाए। अगर 100% अब्जॉर्प्शन होता तो कितना होता, I/C होता। अगर 100% अब्जॉर्प्शन होता तो I/C होता, लेकिन अब्जॉर्ब कितना हो रहा है, I का A वाला फ्रैक्शन अब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। और अगर 100% रिफ्लेक्शन होता तो वो 2I/C होता, लेकिन I पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, उसका R वाला फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ है। तो जो अब रेडिएशन प्रेशर बना वो इसकी मदद से बना। तो अगर मैं A को R के टर्म्स में लिखता हूँ तो वो लिख सकते हैं 1 - R इंटू I/C प्लस 2RI/C। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 1 प्लस RI/C बन चुका है। इस तरीके से हमारे पास रेडिएशन प्रेशर बन जाएगा इन द सिनेरियो जिसमें कि अब्जॉर्प्टिविटी और रिफ्लेक्टिविटी के बारे में बात कर रखी है। नेक्स्ट, अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दिया, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ में कितना था, 0 था, नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा था। अगर मैं इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ही चेंज कर दूं तो क्या होगा। तो मैंने कर दिया कि इस बार ये सरफेस और सरफेस पर ऐसा इंसिडेंट हुआ है और ऐसा निकल गया, ठीक है। मान लेते हैं ये अपना हुआ, पहले 100% अब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, 100% या 100% रिफ्लेक्शन कर लेते हैं। ये 100% रिफ्लेक्शन कर लिया। तो अभी मैं क्या चेंजेस करूं ताकि इन सभी चीज़ों को हम कंसिडर कर पाएँ, बोलो। ये एंगल अगर थीटा था, ये एंगल अगर थीटा था तो मेरे पास कितना था, h/λ का तो मोमेंटम था, लेकिन इस बार मोमेंटम चेंज कितना होगा, h/λ cos थीटा, और 100% रिफ्लेक्शन था तो 2h/λ cos थीटा बन जाएगा। तो मेरे पास मोमेंटम चेंज में cos थीटा का फैक्टर आ गया। इसका मतलब जो फोर्स बनेगा उसमें भी क्या आ जाएगा, cos थीटा का फैक्टर बन जाएगा। तो इसका मतलब वो बनता है 2IA/C, ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा, cos थीटा बन जाएगा। ध्यान रखो हमने ये किया था ना 100% रिफ्लेक्शन, ये आ गया था 2IA/C आ गया था ना। बस यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि मोमेंटम चेंज में हो जाएगा 2h/λ cos थीटा और बन जाएगा। समझ में आ रही है ना ये बात, बोलो। तो फोर्स मेरे पास इतना बना, तो अगर मैं प्रेशर की बात करता हूँ तो प्रेशर में क्या डिफरेंस आएगा, प्रेशर में भी किस बात का फैक्टर बन जाएगा, cos थीटा का फैक्टर बन जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा। प्रेशर जो बनेगा वो बनेगा 2I/C cos स्क्वायर थीटा। अब ये आया कैसे cos स्क्वायर थीटा, बिल्कुल आप देखिए, मैं अगर बीम को ड्रॉ करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं बीम को ड्रॉ करता हूँ तो ये बीम मैंने मान ली कि ए एरिया की आई है ना। अभी इसका कलर मैं लिखता हूँ, ये मैंने बोला कि इसका एरिया जो था वो ए था, लेकिन जिस एरिया पर ये इंसिडेंट हो रही है वो एरिया ए नहीं बचा, वो एरिया A/cos थीटा हो चुका है, वो एरिया A/cos थीटा बन चुका है। इसको बताऊँ, ये समझ में आता ही है। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से फोर्स आ गया, तो प्रेशर अगर लिखेंगे तो प्रेशर के लिए 2IA/C cos थीटा, ये तो फोर्स है, डिवाइडेड बाय A/cos थीटा। तो यहाँ से A से A गया, लेकिन 2I cos स्क्वायर थीटा बाय C से प्रेशर बन जाएगा।
तो यहाँ पर रेडिएशन प्रेशर के जो सवाल हैं अपने इस तरह से लिख सकते हैं। और एक और बात ध्यान दीजिए, कई बार नंबर ऑफ़ फोटॉन्स को कैलकुलेट करने का ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसको अच्छे से एक बार और समझ लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ फोटॉन्स। तो लेट्स से इंटेंसिटी अगर आई थी तो मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितने आ रहे हैं, ये चेक करना है। तो सबसे पहले तो मुझे बात करनी पड़ेगी कि किस एरिया में ये बात दी जा रही है। तो मैंने मान लिया इसका एरिया ए था, इंटेंसिटी आई थी, तो टोटल पावर इंसिडेंट जो लिखा जाएगा वो होगा आई इंटू ए। मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितने थे, n थे, और एक फोटॉन की एनर्जी अगर लिखें तो वो है hc अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से अगर मैं नंबर लिखना चाहूँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, तो दैट वुड बी आई ए लैम्डा अपॉन hc। कई बार काम पड़ जाता है नंबर ऑफ फोटॉन निकालने का, तो मेक श्योर ये बात अपने को अच्छे से पता हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। तो इसमें क्या है कि यहाँ देखें, मैं लेता हूँ एक मेटल सरफेस ले लिया। मेटल सरफेस पर हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया, तो हमने पाया कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट करते हुए पाए गए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हुए पाए गए, और इन इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन की जो प्रोसेस हुई उसी को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि लाइट को इंसिडेंट करवाने के बाद में मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाती है, इजेक्ट करवाती है, तो उसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसी चीज़ को हमने एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए थोड़ा सा सेटअप बना दिया। यहाँ पर हमने वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले वो किसी और एटम से ना टकराएं, ठीक है। फिर दूसरा हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर सामने एक मेटल प्लेट लगा रखी है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचता है तो आप देख सकते हो एक सर्किट बना हुआ है, तो वापस ये सर्किट में घूमकर इस मेटल प्लेट पर जा सकता है, जिसकी मदद से आप देख सकते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर निकालते जाए ना तो बेचारा ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, लेकिन अगर सर्किट बना दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन घूम के वापस इसके पास पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, क्योंकि बेचारे वो घूम के वापस आ रहे हैं, वो घूमकर वापस आ रहे हैं। तो अब देखिएगा, एक बार इस बैटरी को नेग्लेक्ट कर दीजिए, बैटरी नहीं है ऐसा समझ के चलिए। अभी मेटल सरफेस आई, मेटल सरफेस पर यहाँ पर लाइट को इंसिडेंट कराया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अंदर मेटल में इलेक्ट्रॉन क्या थे, फ्रीली घूम रहे थे, फ्रीली मतलब मस्ती से घूम रहे थे। मेटल है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, लेकिन वो बाहर जंप नहीं कर रहे हैं। जंप करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, और ये जो लाइट है वही एनर्जी का सोर्स बन रही है जो इन्हें जंप करवाने में मदद कर रही है। फिर हमने देखा कि जो लाइट की एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एच न्यू होती है। कितनी, एच न्यू होती है। तो हमने देखा डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करवाया, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी को लाइट को इंसिडेंट करवाया, तो हमने देखा कि जब इसकी फ्रिक्वेंसी कम थी तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर कूद नहीं रहे थे, जंप नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ाते गए तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी आई जिसके बाद में इलेक्ट्रॉन बाहर कूदना पॉसिबल हुआ। तो सर पता कैसे लगा इलेक्ट्रॉन बाहर कूद रहा है? जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर कूदा और ये सर्किट में अगर वो घूमा तो यहाँ पर अमीटर, ये जो करंट है, करंट की रीडिंग आ जाएगी, और करंट की रीडिंग आ गई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गोल घूमा है, इसका मतलब मेटल प्लेट से बाहर वो कूदा होगा। नाउ पहली चीज़ तो मैं देख रहा हूँ कि अपनी फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक लिमिट आई, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी आई जिसके बाद में एमिशंस होना स्टार्ट हुआ, दूसरी बात में अगर यहाँ पर वेव नेचर होता तो एक्चुअली वी वर एक्सपेक्टिंग सम रिजल्ट्स, क्योंकि जब ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तब पार्टिकल नेचर के बारे में हमें पता नहीं था। इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए ही पार्टिकल नेचर को इजाद किया गया है, पैदा किया गया है। तो जब हम वेव नेचर को एक्सपेक्ट कर रहे थे, वेव नेचर से रिजल्ट हम देखना चाह रहे थे, तो वो हम देखना चाह रहे थे कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा तो चाहे वेव की फ्रिक्वेंसी कम हो चाहे ज़्यादा हो, वेव होती क्या है, दैट इज़ कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, है ना, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मास इज वेव।
तो अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर कूदने के लिए मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए थी, तो यहाँ पर वेव क्या कर रही थी, कंटिन्यूस एनर्जी देगी और कभी ना कभी तो इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। पहली बात कि हमने देखा कि कितनी भी फ्रीक्वेंसी की अपन ने वेव रखी, कम फ्रीक्वेंसी की वेव रखी, तो उस कम फ्रीक्वेंसी की वेव से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा वो आना पक्का है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी देनी है, यहाँ पर तो हमारा कंटिन्यूस सोर्स था, तो कंटिन्यूस सोर्स था तो थोड़ा थोड़ा करके इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी इतनी सफिशिएंट तो हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन फाइनली बाहर जंप कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। दूसरा, टाइम डिले कि यार जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें जब वेव को डाला गया और कम इंटेंसिटी की वेव, कम फ्रीक्वेंसी की वेव को डाला गया, तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि कुछ समय के बाद में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे जब उनकी एनर्जी सफिशिएंट हो जाएगी बाहर कूदने के लिए। लेकिन हमने एक्चुअली पाया कि इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, तो वो वेव की मदद से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तीसरी बात, इंटेंसिटी प्रॉब्लम। इंटेंसिटी ये कि हमने सोचा कि यार बेसिकली इलेक्ट्रॉन को तो क्या करना है, एनर्जी देनी है, तो हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं उसकी। तो इंटेंसिटी बढ़ा के हमने देखा कि यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा कूद रहे हैं या कम कूद रहे हैं। तो इंटेंसिटी कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, आप बताइए। हाउ कैन वी चेंज द इंटेंसिटी इंसिडेंट? अगर मैं इसकी जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी को मैं अगर बढ़ा दूं, कीपिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दूं तो बच्चा आप ये समझ सकते हैं कि एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इंक्रीज हो जाएगा और इसकी वजह से इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दूं कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो अगेन आप सोच सकते हो कि एक फोटॉन की एनर्जी तो नहीं बढ़ाई, लेकिन अपन ने नंबर ऑफ फोटॉन्स ही बढ़ा दिए, तो अपने पास जो एनर्जी इंसिडेंट थी वो भी बढ़ गई। या हम क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दिया एंड फोटॉन्स भी बढ़ा दिए। तो हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए अगर इंटेंसिटी बढ़ाई जाए, तो हमने देखा कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी बढ़ जाएं। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ी तो एनर्जी इंसिडेंट बढ़ी, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी ज़्यादा पहुंची तो वो ज़्यादा एनर्जी से निकलेगा। ये हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से हमने क्या बोला कि ये जो यहाँ पर कोलिजन्स हो रहे हैं बिटवीन लाइट एंड मेटल इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो रहा है, वन ऑन वन इंट्रैक्शन हो रहा है, सिंपली कोलिजन हो रहे हैं। तभी जाकर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी को एक्सप्लेन कर पाए, तभी जाकर हम ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली इसके एमिशन को एक्सप्लेन कर पाए कि वन ऑन वन होगा, लाइट का फोटॉन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, अगर उसकी एनर्जी सफिशिएंट हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर कूद सकता है। अगर वो बाहर कूदा तो ये सारा जो मोशन हुआ, सारा जो काम हुआ, वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो कोलिजन की मदद से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे सीधा काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पर एक तो टर्म होती है वर्क फंक्शन, है ना। अब जो बेसिक चीज़ें हैं, वर्क फंक्शन कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू जंप आउट ऑफ मेटल सरफेस, इसको फाई नॉट से लिखना पड़ेगा, है ना, वर्क फंक्शन बन गया। फिर मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो लिखा गया, इस एक्सपेरिमेंट में लिखा गया h nu माइनस फाई लिखा गया, h nu माइनस फाई। h nu तो क्या था कि भाई ये है इतनी एनर्जी का फोटोन आया और उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी गई,
है ना, उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी गई। अब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली तो इलेक्ट्रॉन कुछ भी कर सकता है, आसपास एनर्जी टकरा टकरा के ख़त्म कर दे, या वो बाहर कूद जाए, तो बच्चा आप क्या देख सकते हो कि ये जो एच न्यू निकला इसका, ये जो एच न्यू निकला ये तो एनर्जी गिवन बाय फोटोन है। -5 कर दिया जाए, 5 क्या था कि इतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, ये टोल टैक्स की तरह समझ सकते हो कि भाई अपने को मेटल सरफेस से बाहर कूद के आना है तो इतनी एनर्जी का टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो जो बाकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो कितना बच जाएगा, एच न्यू -5 बनेगा। क्या इससे ज़्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बाहर कूद सकता है? नहीं कूद सकता। क्या इससे कम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बाहर कूद सकता है? बिल्कुल। यहाँ पर इससे कम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बाहर कूद सकता है। कैसे? कि मान लो एच न्यू एनर्जी का फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, उसने इलेक्ट्रॉन ने आपस में टकरा के यहाँ पर खुद की एनर्जी कम कर ली, फिर बाद में उसका मन हुआ कि वो कूद जाता है। कंप्लीटली रैंडमली डिसाइड होता है कौन बाहर जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो हो सकता है कि उसने अपनी थोड़ी सी एनर्जी ख़त्म कर दी वहीं पर ही और बाहर वो कूद गया, तो एच न्यू -5 बन जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। और अभी मान लीजिए कि यहाँ पर खूब सारे फोटॉन जो आ रहे थे, देयर विल बी नंबर ऑफ फोटॉन्स, और जब वो फोटॉन्स अंदर आए तो मैं क्या करता हूँ, ये दो मेटल सरफेस और यहाँ पर ये लाइट इंसिडेंट हुई, मैंने मान लिया कि यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड एमिशन होने लगे। लाइट के आने की वजह से इस मेटल सरफेस से 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड एमिशन होने लगे। अब मैंने देखा कि किसी की एनर्जी ज़्यादा है, किसी की एनर्जी कम है, तो जो ज़्यादा एनर्जी वाले पहलवान होंगे और जिनकी डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी वो इस सरफेस पर पहुंच जाएंगे, और इस सरफेस पर पहुंच जाएंगे तो ये सर्किट एक कंप्लीट हो जाएगा। और अमीटर अगर मैंने लगा दिया तो इस अमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू हो जाएगा, फिर मैंने देखा कि यार यहाँ पर सेकंड तो 100 पैदा हो रहे थे, किसी की एनर्जी कम है, किसी की एनर्जी ज़्यादा है, किसी की डायरेक्शन रैंडम भी है, ऊपर नीचे कुछ भी हो रही है। तो 100 में से कुछ अपने पास मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन्स ही खुद से अपने आप से यहाँ पर पहुँचे। अब हम देखना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुँचाना चाहते हैं, तो मैंने क्या कर दिया, इन इलेक्ट्रॉन्स जो कि रैंडमली जा रहे थे उन्हें मोटिवेशन दे दिया मतलब उन्हें फोर्स लगा दिया। और फोर्स लगाया तो किसकी मदद से लगाया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। तो अगर मैं इन दोनों प्लेट पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देता हूँ इस तरीके से, तो एक मिनट, ये क्या हो गया, पॉजिटिव, उल्टा लगाना पड़ेगा, रुको, ये ऐसे लगा दिया। तो मैंने क्या कर दिया, ये हायर पोटेंशियल यानी कि ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट मैंने बना दी। तो जब इलेक्ट्रॉन आया, ये पॉजिटिव यहाँ पर प्लेट थी तो वो इधर अट्रैक्ट होगा, तो पहले जो पहलवान लोग ही यहाँ पहुँच पा रहे थे, अब मरे से मरे लोग भी जिनकी एनर्जी कम थी वो भी पहुँचने लगेंगे। मैंने पोटेंशियल बढ़ाया तो और लोग पहुँचने लगे, पहले 100 में से 10 पहुँच रहे थे, पोटेंशियल बढ़ाया तो 20 पहुँचने लगे, पोटेंशियल बढ़ाया तो 30 पहुँचने लगे, और पोटेंशियल बढ़ाता गया, तो फाइनली हमारे पास सारे के सारे यानी कि पर सेकंड अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो सारे के सारे यानी कि पर सेकंड 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचने लगे। तो इनफैक्ट इसका ग्राफ अगर बनाते हुए हम देखें तो I वर्सेस V ग्राफ अगर बनाया जाए तो ग्राफ देखने में ऐसा कुछ पाया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो कि जब पोटेंशियल की वैल्यू, इस पॉइंट पर देख सकते हो, पोटेंशियल की वैल्यू जब ज़ीरो है, तब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ करंट खुद से जनरेट हो रहा होगा। जो पहलवान लोग अपने आप खुद से मन से जो जा रहे थे, फिर बाद में पोटेंशियल को बढ़ाया तो जो लोग नहीं पहुँच रहे थे वो भी पहुँचना शुरू करेंगे, और वो अगर पहुँचना शुरू करेंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ाना शुरू करेंगे। पोटेंशियल और बढ़ाया, देख सकते हो आप, इस तरफ जाएंगे, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स भी धीरे धीरे बढ़ते गए। पोटेंशियल और बढ़ाते गए, नंबर ऑफ फोटॉन्स भी धीरे धीरे बढ़ते गए। अब पोटेंशियल एक हम बढ़ाते गए तो सारे के सारे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचने लग जाएंगे तो उसके बाद में पोटेंशियल बढ़ाने से और इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं हो सकते, मतलब जितने थे वो तो आ गए, अब एक्स्ट्रा कहाँ से लाएं।
तो यहाँ पर जितना मैक्सिमम करंट जो जनरेट हो सकता था वो हो गया, और इसे कहा जाता है सैचुरेशन करंट। इसे कहा जाता है सैचुरेशन करंट। ठीक है, अब ये बात हो गई कि हमारे पास सैचुरेशन करंट बन गया, पोटेंशियल को इससे ज़्यादा बढ़ाया जाए तो अब पॉसिबल नहीं है करंट को बढ़ाना। ठीक है दूसरी बात, अगर मैंने पोटेंशियल को उल्टा कर दिया, मतलब ये बैटरी ऐसे लगी हुई है, उसकी जगह मैंने बैटरी को ऐसे लगा दिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ऐसा लगा दिया तो इससे जुड़ी हुई प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर ये वाली प्लेट को देखा जाए तो ये प्लेट पॉजिटिव अगर बन गई और इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे छोड़ा, तो ये पॉजिटिव वाली प्लेट क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करेगी। तो पहले मैंने पोटेंशियल कम रखा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ये रोकना, मतलब दम नहीं लगा सकता, फोर्स नहीं लगा पाएगा। अगर मैंने उल्टी वाली बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया तो इलेक्ट्रॉन्स जो खुद से यहाँ पहुँच रहे थे वो रुकना शुरू हो जाएंगे। और मुझे अगर अश्योर करना है, कंफर्म करना है इस बात को कि एक भी इलेक्ट्रॉन ना पहुँचे, तो मैं क्या करूँगा, इनमें से ये जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे इसमें से मैं पहलवान को ढूंढ लूँगा। कौन सा पहलवान, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो उसकी एनर्जी कौन था, वो था Hν-5, मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, और उसी को अगर रोक लिया तो बाकी जो मरियल लोग थे, जो कम एनर्जी वाले थे, वो तो अपने आप ही रुक जाएंगे। तो अगर इस एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया, यानी कि उसकी एनर्जी को मैंने ख़त्म कर दिया, तो मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को दूसरी प्लेट पर रोकने से पहुंचने से रोक सकता हूं। तो मैं देखता हूं Hν-5 की एनर्जी को ख़त्म करना है, तो मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन अगर डेल्टा वी पोटेंशियल में जाता है, इलेक्ट्रॉन अगर डेल्टा वी पोटेंशियल में जाता है तो उसकी एनर्जी में चेंज आ जाता है E इंटू डेल्टा वी का। तो अगर चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गई, इसका मतलब पहलवान को भी हमने मार दिया, पहलवान को भी हमने रोक लिया, पहलवान अब दूसरी प्लेट पर नहीं जा पाएगा। और ये जो डेल्टा वी है इसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल पर एक भी इलेक्ट्रॉन, स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में एक भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर नहीं गिरेगा। ठीक है, इसका मतलब इस प्लेट पर अगर नहीं जाएगा तो सर्किट में नहीं घूम पाएगा, और अगर सर्किट में नहीं गया तो करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर करंट ज़ीरो हो चुका है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इस पे करंट की वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है। तो दिस इज बेसिक फंडामेंटल्स फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक सवाल अगर हम करें तो मैं लेता हूं कि हमने क्या किया, एक मिनट डेटा में ले लेता हूं। अच्छा, ये चीज़ भी देख लें। अगर मैं फ्रीक्वेंसी सेम रखते हुए, अगर मैं फ्रीक्वेंसी सेम रखते हुए इंटेंसिटी वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा दिखा। ये मान लिया मैंने इंटेंसिटी कुछ I लिख लिया। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी सेम रखते हुए इंटेंसिटी डबल कर दिया, 2I कर दिया, तो बताइए इस ग्राफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे अफेक्ट होगा, बोलो। क्या चेंजेस दिखेंगे मुझे? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा एंड इंटेंसिटी तो बढ़ाई ही है ना अपन ने। करंट, दिस इज करंट बढ़ जाएगा, तो ये जो ग्राफ पाया जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। इनफैक्ट आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर अपना सैचुरेशन करंट भी डबल हो जाएगा। कह सकते हो क्या ऐसा? कैसे? लेकिन डबल ही हुए वो कैसे पता लगा?
मैंने इंटेंसिटी पहले आई नॉट रखा, बाद में इंटेंसिटी को 2 आई नॉट कर दिया, फ्रीक्वेंसी सेम रखते हुए। तो अब बताइए सैचुरेशन करंट कितना हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में? एनीवन? बोलो भाई। मैं वापस आता हूं इंटेंसिटी के पास में। इंटेंसिटी के लिए लिख सकते हैं, इंटेंसिटी चेंज करने का तरीका हमारे पास क्या है कि फ्रिक्वेंसी चेंज कर दिया जाए, या दूसरा तरीका हमारे पास है नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज कर दिए जाए, नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज कर दिए जाए। और तीसरा तरीका बड़ा ऑब्वियस है, फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा दो और नंबर ऑफ फोटॉन्स को भी बढ़ा दो। तो इस तरह से कुछ कर सकते हैं। नाउ इस सिचुएशन में मैंने इंटेंसिटी को क्या किया है, डबल किया है। किस कंडीशन के साथ में? फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी सेम रखते हुए अगर किया है तो फ्रीक्वेंसी सेम रखा तो एच न्यू भी सेम रहा होगा, यानी कि एक फोटॉन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया है। तो एक फोटॉन की एनर्जी में चेंज नहीं आया है तो इंटेंसिटी डबल कैसे हो गई होगी? नंबर ऑफ फोटॉन्स डबल हो चुके हैं। एग्जैक्टली इंटेंसिटी आई नॉट से 2 आई नॉट अगर तभी होगी जब नंबर ऑफ फोटॉन्स डबल हो गए। ध्यान रखना ये सारी सिचुएशन कब कर रहे हैं? जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हुए इंटेंसिटी डबल की गई है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर डबल हो गए तो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो करस्पॉन्डिंग थे वो भी क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। इसमें एक और ये बात रहेगी कि एफिशिएंसी सेम रहे। एफिशिएंसी मतलब कि कितने फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकला, कितने फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकला वो सेम रखेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन अगर डबल कर दिए तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डबल हो जाएंगे और साथ ही साथ मेरे पास सैचुरेशन करंट भी डबल हो जाएगा। नाउ अगर मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि इंटेंसिटी वर्सेस मुझे ग्राफ अब ड्रॉ करना है, करंट वर्सेस आई वर्सेस वी ग्राफ ड्रॉ करना है। लेकिन मेरे को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मैंने इंटेंसिटी मैंने आई नॉट से 2 आई नॉट कर दी। ठीक है, इंटेंसिटी मैंने आई नॉट से 2 आई नॉट कर दी और साथ में क्या किया हुआ है, मैंने फ्रीक्वेंसी भी वी नॉट से मतलब न्यू नॉट से 2 न्यू नॉट कर दी। सिचुएशन समझ रहे हैं? मैंने इंटेंसिटी को डबल कर दिया है, मैंने फ्रीक्वेंसी को भी डबल कर दिया है। ठीक है, और मैंने अज्यूम कर लिया कि एफिशिएंसी इज सेम। किसकी एफिशिएंसी? हाँ, कि भाई 100 फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन अगर पहला निकाल रहा था तो बाद में भी एफिशिएंसी सेम पाई गई। तो अज्यूम एफिशिएंसी इज सेम। तो ये ग्राफ दिखने में कैसा दिखेगा? अगर पहले वाला ग्राफ कुछ ऐसा दिखता था, ये कुछ पहले वाला ग्राफ अगर ऐसा था तो बाद वाले ग्राफ में क्या फ़र्क आएगा, क्या डिफरेंस होगा? बोलो। ठीक है, बढ़ेगा कम होगा? टॉपिक बढ़ेगा। ठीक है, सैचुरेशन करंट के बारे में वाई? बिल्कुल सही, लेकिन पता कैसे लगा नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज नहीं करे? बिल्कुल, यहाँ देखो, एक फोटॉन की एनर्जी को मैंने डबल कर दिया है, एक फोटॉन की एनर्जी को मैंने डबल कर दिया है। तो अगर देखा जाए इंटेंसिटी को, तो इंटेंसिटी भी डबल ही पाई गई, ना डबल से ज़्यादा ना डबल से कम पाई गई। तो ऐसा तभी हो सकता है जब नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम रखे गए हों। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए जाते तो इंटेंसिटी 2 आई नॉट से भी ज़्यादा हो जाती। समझ में आती है क्या ये बात?
कि मैंने एक फोटोन की एनर्जी को डबल कर दिया, तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन सेम रहे तो जो इंटेंसिटी वहाँ पर इंसिडेंट होगी वो डबल हो जाएगी खुद ब खुद, मुझे कुछ करना ही नहीं है। इसका मतलब मैं देख सकता हूँ इन दोनों से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम रहे होंगे और एफिशिएंसी भी सेम रही है, तो मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्टेड हैं वो भी सेम रहे होंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड अगर सेम रहे, दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि सैचुरेशन करंट भी सेम रहेगा। बस डिफरेंस किस बात का आएगा, बिकॉज अपन ने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी है तो अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये ग्राफ दिखने में कुछ ऐसा पाया जाएगा, ऐसा कुछ पाया जाएगा। ठीक है ठीक है, तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें या अपन कुछ भी चेंज कर दें तो कैसे अफेक्ट करने वाला है ना, कैसे अफेक्ट करने वाला है। नाउ एक क्वेश्चन अगर अपन करते हैं तो क्वेश्चन इज कि मैंने दिया हुआ है इंटेंसिटी, 4 वेवलेंथ है, 4 वेवलेंथ है जिनकी जिनकी लैम्डा दिया गया है 4000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम एंड 7000 एंगस्ट्रॉम, है ना, 7000 एंगस्ट्रॉम। तो 4000, 5000, 6000, 7000। साथ ही साथ दिया गया है इंटेंसिटी ऑफ ईच वेवलेंथ is equals to 1.5 into 10 power minus 3 watt per meter square है। ठीक है, और दे आर इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ एरिया, सरफेस एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और वर्क फंक्शन इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है फर्स्ट फाइंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितने जनरेट हो रहे होंगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो एनी आइडिया कैसे किया जाए? कैलकुलेशन तो चलो बाद में कर लेंगे, बट एनी आइडिया कि हाउ डू वी सॉल्व दिस? बोलो। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एनर्जी जो लिखी जाती है वो hc अपॉन लैम्डा, और लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में हो, h की वैल्यू अपने को पता होती है 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34, c होता है 3 इंटू 10 पावर 8। तो एनर्जी अगर लिखा जाए तो ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, उनको पहले से ही मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये आ जाता है 12400 अपॉन लैम्डा। ध्यान दीजिए, लैम्डा हम पुट करेंगे एंगस्ट्रॉम में और एनर्जी जो बनेगी वो किस में बनेगी, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इसकी मदद ली जाए तो कैलकुलेशंस थोड़ी सी जल्दी हो जाएंगी। हाँ, इसमें एक कर लेना 100% एफिशिएंसी ले लेना, मतलब समझ रहे हो, एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। ठीक है, 100% एफिशिएंसी। हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे थे? अरे सही बोल रहे थे भाई, बोलो। मैं थोड़ा और अच्छे शब्दों में बता देता हूँ कि इंटेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, इंटेंसिटी दिया हुआ है, और ध्यान देना ये ईच वेवलेंथ की है, कि मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम की भी इतनी इंटेंसिटी है, 5000 की भी इतनी ही इंटेंसिटी, 6000 की भी इतनी ही, और 7000 की भी इतनी ही। तो मैं करता हूँ
4000 के लिए। तो मैं मान लेता हूँ ऐसे n फोटॉन्स पर सेकेंड, n फोटॉन पर सेकेंड इंसिडेंट हुए। तो मुझे इंटेंसिटी दिया हुआ था 1.5 इंटू कितना था, 10⁻⁻4 था ना, -3 था, 10⁻³ था। तो इंटेंसिटी बना 1.5 इंटू 10⁻³ और एरिया दिया गया था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा अपने पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये 10⁻⁻4 बेसिकली मीटर स्क्वायर में लिखा, ऐसा यूनिट ना। तो ये पावर इंसिडेंट आ गया। तो पावर इंसिडेंट के मैं लिख सकता हूँ n इंटू एच सी अपॉन लैम्डा। तो एच सी अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से n, एच सी की वैल्यू मैंने लिखा 12400, लैम्डा मैंने लिखा कितना था 4000 एंगस्ट्रॉम था। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है, लेकिन ये वाला जो आया था वो तो जूल में चल रहा था, जूल पर सेकेंड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि अपने को ये यूनिट्स सही बैठ जाएं। तो 1.5 इंटू 10⁻⁻7 ये बन चुका है, इज इक्वल्स टू n इंटू दिस। तो n यहाँ से बना 1.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 4000 अपॉन 12400 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आ चुके हैं 4000 एंगस्ट्रॉम के लिए। इसी तरह से अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालता हूँ n2 5000 के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, ये तो 1.5 इंटू 10⁻⁻7 वही रहेगा, यहाँ क्या कर दूँ 5000 हो जाएगा, बाकी सारा मसाला सेम रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर मैं n3 की बात करता हूँ यानी कि अपना 6000 के लिए, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 6000 अपॉन 12400 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसी तरह से अगर 7000 के लिए निकालें तो n4 मैंने लिखा 1.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 7000 अपॉन 12400 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पूछा क्या था, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स? नंबर ऑफ क्या पूछा था, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पूछा हुआ था। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पूछा है तो मुझे पहले चेक भी तो करना पड़ेगा कौन फोटो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा एनर्जी के पास आना पड़ेगा। तो इसकी एनर्जी जो बनेगी 12400 अपॉन 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ये कितना आ गया, ये 40, ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा हुआ दिख रहा है, कितना दिख रहा है 3.1 दिख रहा है क्या, 3.1 दिख रहा है। इसके लिए अगर एनर्जी देखें तो ये आ गया 12400 अपॉन 4000, तो सॉरी 5000, तो कितना आता हुआ दिख रहा है, ये 2.48 बनता हुआ दिख रहा है। इसके लिए अगर देखें तो ये आ जाएगा 12400 अपॉन 6000, तो ये 2 0 से तो ये 2 0 गए और ये आ जाएगा 2.6 समथिंग, 2.06 आ रहा है क्या, 06 आ रहा है। एंड इसके लिए जो बना ये आया 12400 अपॉन 7000। तो ये तो बेचारा कितना आ जाएगा, ये 1.9 से ज़्यादा नहीं आएगा, कम ही आ रहा है। अपने को वर्क फंक्शन ही 1.9 दे रखा है ना, इसका मतलब ये बेचारा तो अपना फोटो इलेक्ट्रॉन देगा या नहीं देगा, नहीं देगा। इसका मतलब इन तीनों की वजह से ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो मैं अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिखना चाहूँ तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन अगर लिखना चाहूँ तो वो लिखा जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3। n4 लिखूँ क्या, नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ n1 प्लस n2 प्लस n3 बन जाएगा। क्यों क्योंकि n4 वाले ने कोई इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन किया ही नहीं, इन तीनों ने ज़रूर किया है। तो इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ एमिट हुए हैं। क्या इसके बाद में सैचुरेशन करंट निकाल सकते हैं क्या, सैचुरेशन करंट निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं पर सेकंड, है ना, वो n1 प्लस n2 प्लस n3 इनटू अगर E कर दिया जाए तो सैचुरेशन करंट भी बन जाएगा।
तो सैचुरेशन करंट भी आ गया। अब मैं चाहता हूँ तीसरा पार्ट कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए कैसे लिखेंगे। बोलो स्टॉपिंग पोटेंशियल। बोलो, ये तो ओरली था। एनर्जी होगी उसी से सर स्टॉपिंग पोटेंशियल बनेगा। तो वो कितना था, ये रहा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में लिख सकता हूँ कि मैक्सिमम फोटोन की एनर्जी है 3.1 माइनस वर्क फंक्शन है 1.9 इज इक्वल्स टू ई इंटू डेल्टा वी। तो ये कितना आ गया था, ये 1.2 आ गया ना। 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू ई इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी जो बना है 1.2 वोल्ट बना हुआ है, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा बन चुका है 1.2 वोल्ट्स। इज दैट करेक्ट? बोलो। अब देखिए किस अपना जो फोटो इलेक्ट्रिक है उसका अपना रिवीजन तो हो चुका है ना। रेडिएशन प्रेशर भी अपन ने देख लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपको एक मॉड्यूल अपलोड करूँगा। इसमें आपको सभी टाइप के सवाल दिखेंगे, जिसमें कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर भी दिखेगा, इसमें आपको एक्सरे भी दिखेगा, इसमें आपको फोटो इलेक्ट्रिक भी दिखेगा और मैटर वेव भी दिखेगी। तो आपको क्या करना है, इसमें 4 एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज 1 का नाम दिया गया है S1, एक्सरसाइज 2 का नाम दिया गया है S2, एक्सरसाइज 3 दिया गया है O1 एंड ये O2। एज द नेम सजेस्ट ये क्या होंगी, S1 और S2 सब्जेक्टिव होंगी, O1 एंड O2 ऑब्जेक्टिव होंगे। तो अभी आपको होमवर्क में जो रहेगा वो क्या है, O1 एंड O2 के सवाल आप करेंगे और ध्यान दीजिए फोटो इलेक्ट्रिक के ही करना है, और उसमें कोई डाउट होगा तो वी विल डिस्कस। ठीक है। इसके अलावा इसमें 2 और एक्सरसाइजेज हैं, जेई मेंस और जेई एडवांस। अगर आपने इसके सवाल नहीं कर रखे हैं तो इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी कि जेई मेंस और जेई एडवांस के सवाल बिल्कुल अच्छे से आप कर लें। तो O1 एंड O2 के फोटो इलेक्ट्रिक के सवाल, जेई मेंस एंड जेई एडवांस के फोटो इलेक्ट्रिक के सवाल आप करेंगे। एंड इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।